Hello students, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain part 3 of chapter number 2 Civics 9th standard CBSE. In the previous part of this chapter, we have studied about the democratic constitution of South Africa. Then why do we need a constitution? What is the need of a constitution? What is a constitution exactly is? Now मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, बेसिकली ये चैप्टर्स उसके बारे में ही है कि हमारा जो संविधान है उसको बनाया कैसे गया, किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कौन से वो फैक्टर थे जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में हमको हेल्प किया, और उस संविधान में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इतने सालों के बाद भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं. तो ये सब के बारे में अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. साउथ अफ्रीका के संविधान कैसे लिखा गया, कैसे उसको बनाया गया, ये सब के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, आप जान चुके हैं कि कैसे ब्लैक मेजॉरिटी और वाइट माइनॉरिटी दोनों ही जो रूलर्स और जो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, कैसे उन लोगों ने मिलकर उस संविधान को बनाया था. तो वह बहुत सारी डिफ़िकल्टी उन लोगों के सामने आई थी. भारत का जो संविधान था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज, क्या क्या वो प्रॉब्लम थी. हेयर यू शुड राइट द क्वेश्चन, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन. तो पहला पॉइंट इसका ये होगा कि द मेकिंग, सबसे पहला तो अपने आप में ही इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री, भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए जहाँ पर इतने डाइवर्स तरीके के लोग रहते हैं, ये अपने आप में एक आसान बात नहीं थी, एक आसान चीज़ नहीं थी कि इतने सारे जो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं उन सभी के इंटरेस्ट को, उन सभी के हितों को ध्यान में रख कर बनाया जाना, लिखा जाना. एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग. दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो एक समय था जब भारत के लोग, सब्जेक्ट जो हम हुआ करते थे, सब्जेक्ट किसके अंडर में हुआ करते थे, कॉलोनियल रूल के अंडर में हम लोग सब्जेक्ट हुआ करते थे, सिटीज़न नहीं थे. तो हम एक सिटीज़न के तौर पे अपने आप को इमर्ज करने जा रहे थे. द कंट्री वॉज बोर्न, और भारत का उसी समय, भारत का जो पार्टीशन हुआ था वो भी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था. भारत और पाकिस्तान, भारत के दो हिस्से हो गए थे, पाकिस्तान और भारत. उन सर्कमस्टांसेस के दौरान हमारे संविधान का बनाया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. दिस वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये एक सदमे के जैसा था भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के लोगों के लिए. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड. कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे, दोनों ही साइड, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो. जब ये पार्टीशन हुआ था, इस पार्टीशन की वजह से बहुत सारी वायलेंस क्रिएट हुई थी. देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, दूसरी एक प्रॉब्लम. ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर. दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत सारे, भारत और पाकिस्तान तो दो अलग अलग देश बन ही चुके थे, पार्टीशन तो हो ही चुका था, लेकिन उस समय पर बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर वहाँ के राजा रूल करते थे, तो उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, चाहे वो भारत में मर्ज हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर वो इंडिपेंडेंट ही होकर रहें. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन. इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्ज करना ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल और एक अनिश्चित काम था. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे. तो भारत का जो भविष्य था वो इतना सिक्योर दिखाई नहीं देता था जितना ये आज दिखाई देता है. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. भारत के संविधान को बनाने वाले जो लोग थे उनके मन में बहुत सारी चिंता थी, भय था कि आगे जाके हमारे देश का जो फ्यूचर है वो किस तरीके का होगा, और उस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उनके बारे में उनके लिए मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं थी. सो दीज वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन when they had written the constitution. Next, the path of the constitution. Next paragraph is the path of the constitution.
अब ये संविधान बनाने का जो रास्ता था वो कैसे निकला। डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, इन सभी मुश्किलों के बावजूद एक बड़ी एडवांटेज ये थी हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं के सामने कि साउथ अफ्रीका के जैसे दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, मच ऑफ दीज कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब साउथ अफ्रीका में तो दोनों ही जो ब्लैक और वाइट पीपल थे उन दोनों को साथ में रहना था, और किस तरीके से उनके संविधान में क्या क्या प्रोविज़न रखे जाएंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर दोनों ही जो लोग थे, दोनों ही तरीके के जो लोग थे, ब्लैक और वाइट, उन सबको सहमत होना था। भारत में ये चीज़ नहीं थी। यहाँ के लोगों ने अपने भविष्य को यहाँ के जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले जो लीडर्स थे उनके हाथों में पहले से ही सौंप दिया था। वो जानते थे, भारत के सभी लोग ये जानते थे कि ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो हमारे लीडर्स हैं ये अपने देश के बारे में बहुत अच्छे फैसले ही लेने वाले हैं। तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जिन जिन हमारे नेताओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वल्लभ भाई पटेल हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, जयपाल सिंह हैं, बलदेव सिंह हैं, और B.R. अम्बेडकर हैं। इन सभी लोगों ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। तो हमारे देश के लोग इस बात के ऊपर पूरी तरीके से सहमत थे कि जो भी ये लोग फैसला करेंगे, जिस भी तरीके का संविधान वो रचने जा रहे थे, उसके ऊपर उन लोगों को पूरा भरोसा था। एंड इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रिजनरेट द कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। भारत का जो नेशनल मूवमेंट था वो एक स्ट्रगल सिर्फ एक फॉरेन रूल के खिलाफ ही नहीं था, ये एक ऐसा स्ट्रगल था कि भारत देश को किस तरीके से उसमें नई जान फूंक दी जाए और किस तरीके से एक ऐसे हमारे सोसाइटी को, हमारी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया जाए, इसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाए। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ ऑफ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस समय पर भी बहुत सारे लोगों के, सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। उस समय पर भी थे कि जब अपना देश आज़ाद हो जाएगा तो वो इस तरीके का होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। वो तो आज भी है, सभी लोगों को सबके अपने ओपिनियन होते हैं। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। आज भी सभी लोग, अगर हम अलग अलग लोगों से पूछे कि तुमको अपने देश में किस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो सभी लोगों के जो ओपिनियन होंगे वो अलग ही होंगे। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम सभी चाहते हैं। ऑब्वियसली सभी लोगों से पूछा जाए कि वो सबसे पहले प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे, तो सभी फ्रीडम को ही देंगे, सभी इक्वालिटी को ही देंगे, रूल बाय लॉ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हमारे देश में होनी ही चाहिए। यही सारी बातें थी जो जब अपना संविधान लिखा जा रहा था तो सभी लोगों ने इन सारी बातों के ऊपर सहमति दिखाई कि एटलीस्ट ये चीज़ें हमारे स्वतंत्र भारत में होनी ही चाहिए। एज फार बैक इन 1928, जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के दूसरे लीडर्स, उन्होंने हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब एक खाका तैयार किया कि ये चीज़ें, जैसे हम भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आउटलाइन हम तैयार करते हैं, वैसे ही हमारे संविधान की जो कुछ मुख्य बातें थी वो उन्होंने तैयार की। 1931 में एक रिजोल्यूशन लिया गया कराची सेशन में। कांग्रेस के जब अधिवेशन हुआ करते थे, हर साल 2 बार कांग्रेस के मीटिंग्स होती थी जिसको सेशन बोलते हैं। तो ये कराची में जब ये सेशन हुआ 1931 में नेशनल कांग्रेस का, ऑन हाउ इन, तो वहाँ पर इस बात के ऊपर चर्चा की गई कि भारत जो होगा, जब वो आज़ाद होगा तो किस तरीके का संविधान होना चाहिए, उस समय पर किस तरीके का संविधान हमें मिलना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे 1928 वाला और ये जो 1931 वाला कांग्रेस अधिवेशन में जो तैयार किया गया, बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों ही इन डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखी गई वो थी UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स ऑल द सिटीजन अबव द एज ऑफ 21 एट दैट टाइम शुड गेट द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस सारी चीज़ों के इन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ को अपने संविधान में रखने की प्रोविज़न को रखा। दूसरा इन्होंने क्या रखा कि राइट टू फ्रीडम, सभी को राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और एक तीसरी चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रखी कि जो भी हमारे देश में माइनॉरिटी हैं,
चाहे वो SC ST हों, शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो होते हैं वो सभी, उन सभी को जो माइनॉरिटी के आधार पर उनके भी राइट्स के, उनके जो हित हैं उनकी रक्षा होनी ही चाहिए। हमारा जब भी हमारा स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जाएगा उसमें द सम बेसिक वैल्यूज़, तो ये जो 4-5 बातें थी ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ थी जिसको सभी लीडर्स ने, हमारे जो ये फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे उन्होंने बहुत पहले से इन चीज़ों को सोच के रखा था। उसके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काफ़ी समय पहले से इन्होंने इन चीज़ों को सोच के रखा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स द पीपल हु wrote our, who had written our कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संविधान सभा का मतलब क्या है कि हमारे संविधान को लिखने वाले वो सभी लोग, उन सभी लोग जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हमारे उस समय पर कॉलोनियल रूल, अब जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो किस तरीके से रूल करते थे। प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर रखा था उन्होंने, और उस समय पर 11 प्रोविंसेस भी हुआ करते थे, जैसे अब भी हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं। तो वो लोग किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे, उन चीज़ों से काफ़ी कुछ हमने सीखा था कि हमारा एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से स्टेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली, लेकिन उस समय पर जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिए हुए थे। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, और उसके बेसिस पर उन्होंने जो अपनी विधायिकाएँ रखी हुई थी, उनके जो लेजिस्लेचर मीन्स द लॉ मेकिंग बॉडी, तो उनकी जो लॉ मेकिंग बॉडी हुआ करती थी वो बहुत ही वीक थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि सभी लोगों को, few were given the voting rights only, सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, तो it should not be called a purely democratic institution. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. 1937 में इन्होंने उस समय पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए उन्होंने इलेक्शंस करवाए, और जो मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज़ हुए ब्रिटिश इंडिया में, उन्होंने उसके लिए चुनाव करवाए, इलेक्शंस करवाए। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ये जो यहाँ पर लेजिस्लेचर चुने गए वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन हालांकि वो प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए या फिर हमारे लीडर्स के लिए ये एक सीखने का मौका था। उन्होंने काफ़ी कुछ इस एक्सपीरियंस से सीखा। एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को सीखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोविंशियल इलेक्शंस करवा सकते हैं जब हम आज़ाद हो जाएंगे, या फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से सेटअप किए जाएंगे, किस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करेगा। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने कॉलोनियल रूल के अंडर हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन है, The familiarity with the political institution of the colonial rule helped develop an agreement over the institutional design. इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके जस्टिफाई द स्टेटमेंट करके इसका आप आंसर दे सकते हो। तो ये सारे उसका आंसर होगा इसी पैराग्राफ में से। नेक्स्ट, that is why the Indian constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसने काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स को लिया है कॉलोनियल लॉ से। जैसे ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम में पास किया गया था ये कानून 1935 में, इसका नाम था इंडियन एक्ट, और इस एक्ट में ये बातें रखी गई थी कि किस तरीके से जो भारत होगा उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या उसकी जो गवर्नमेंट सेटअप है वो किस तरीके से आगे जाके काम करेगा। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. काफ़ी सालों तक सोचने के बाद और समझौतों के बाद एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया हमारे संविधान का। इसका भी अपना एक दूसरा बेनिफिट था, इसका भी एक अपना फ़ायदा था कि इतना लंबा समय इसके ऊपर उन्होंने बिताया। उस समय पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और लगभग 3 साल का वक्त लगा था हमारे संविधान को बनाने में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
उस समय के हिसाब से। अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपने विचारों को सिर्फ रखा और हमको क्या चाहिए, हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए, वो सारे रूल्स रेगुलेशन उन्होंने लिखे। उतना ही नहीं, उन्होंने सीखने की कोशिश की कि उस समय पर वर्ल्ड के जो पहले से डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्होंने अपने संविधानों में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने किन किन प्रोसीजर्स को रखा हुआ है। तो इससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की। अवर लीडर्स गेन, हमारे जो लीडर्स थे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला ये सीखने का दूसरे देशों के जो संविधान थे, बट ऑन आवर ओन टर्म्स। लेकिन सिर्फ दूसरों की चीज़ों की नकल करना ही काफ़ी नहीं था, हमारे खुद की शर्तें और हमारी खुद की सर्कमस्टेंसेस, हमारे देश में क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या कोई भी चीज़ अगर हम किसी दूसरे देश से हमने कुछ भी चीज़ को सीखा और उसको तुरंत अपने देश में हम लागू कर दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़। तो यहाँ पर आप वो सारे बातें लिखी गई हैं इस पैराग्राफ में कि हमने अपने संविधान में किन किन देशों से कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो यह बताया गया। सबसे पहले हमारे जो लीडर्स थे वो काफ़ी इंस्पायर थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। तो सबसे पहले हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी का ब्रिटेन में, वो हमने सीखा है वहाँ से। ये अपने देश में भी हमने इसको लागू किया। बिल ऑफ राइट्स जो है, नागरिकों के जो अधिकार हैं, वो हमने कहाँ से सीखा है, वो हमने यूएस से सीखा है। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। और रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उससे भी हमने ये सीखा है कि हमारे देश में भी सोशल, सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी हो। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग। लेकिन वो ये सारी चीज़ों को सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे जैसे कि दूसरों ने किया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड अवर कंट्री। हर स्टेप पर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि क्या ये चीज़ें वाकई में हमारे देश में सूट करेंगी या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड to the making of our constitution. So here you are going to write another question. Describe about the factors that contributed to the making of our constitution. और ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा? क्या इन लोगों को हम सब ने, हमारे देश के सभी लोगों ने मिलकर चुना था? क्या कोई इलेक्शंस करवाए गए थे? कौन थे ये लोग जिन्होंने इसको चुना था? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा? यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम। यहाँ पर आपके इन पेजेस पर हर कोने में उन सभी के पिक्चर्स दिए गए हैं जो हमारे लीडर्स थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका एक ब्रीफ रेफरेंस दिया गया है, आप उसको पढ़ना। And these leaders played an important role in making of our constitution. The drafting of the document called constitution was done by an assembly of elected representative. हमारे जो संविधान को ड्राफ्ट करने का काम था ये कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था, इसको ड्राफ्ट करने का काम। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, इस सभा को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। इस संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनने का जो काम था उसके लिए इलेक्शन करवाए गए थे। दीज वर हेल्ड इन जुलाई 1946 और ये हुए थे जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग, इसकी सबसे जो पहली मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके तुरंत बाद जो हमारा देश था वो दो हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारी संविधान सभा के जो लोग थे और ये हमारी जो संविधान सभा जो चुनी गई थी जिसको काम सौंपा गया था संविधान लिखने का, वो भी दो हिस्सों में बट गई, भारत और पाकिस्तान में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। उस समय पर जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा उसमें 299 लोग थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे, इसी को मार्क करने के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हर साल।
वाई शुड वी एक्सेप्ट द, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया. डिस्क्राइब अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हु वर द पीपल हु हैड रिटन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. वाई, यहाँ पर आपका नया क्वेश्चन है, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades अगो. हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऐसा संविधान जो 60 से भी ज़्यादा, तो 70 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है उसको, तो उसको हम आज भी फॉलो क्यों करते हैं. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव. इतना पढ़ने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि हम एक रीज़न हम पहले ही पढ़ चुके हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़. सिर्फ हमारा जो संविधान है उसको लिखने वाले जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो सिर्फ उनके व्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है. इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम. बड़ी मात्रा में उस समय जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने अपनी सहमति दिखाई थी, इन लीडर्स के अंदर इनके विचारों के साथ सहमति दिखाई थी. तो इसके हम कैसे क्या कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे हमारे देश के, उन सभी की सहमति थी, वो सभी यही चाहते थे. एंड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups and political parties. बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें संविधान को काफ़ी बार दोबारा लिखा गया है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो सोशल ग्रुप हैं, उनके देश के जो सोशल ग्रुप हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती. लेकिन अपने देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. इन सम अदर कंट्रीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर. बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर संविधान सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के रूप में देखा जाता है. जैसे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ था, तो वहाँ जो परवेज़ मुशर्रफ था, जो मिलिट्री डिक्टेटर हुआ था, उसने कुछ समझा ही नहीं कि संविधान में क्या प्रोसीजर दिए गए हैं. उसने अपने हिसाब से रूल किया. तो बहुत सारे ऐसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पर संविधान नाम के लिए यूज़ किया जाता है या रखा जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है. Over the in some of the country exist mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. लेकिन हमारे देश का जो संविधान है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है. पिछले ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी, पिछले इन हाफ सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ ऐसे ग्रुप हुए हैं जिन्होंने हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन उठाया है. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. लेकिन कोई भी इतना बड़ा सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इसने ऐसा नहीं बोला है कि जो हमारा संविधान है उसको कानूनी रूप से सही ना माने या उसके लेजिटिमेसी के ऊपर उसने क्वेश्चन उठाया हो कि वो वैध नहीं है. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है, ये अपने आप में एक अद्वितीय अचीवमेंट है किसी भी संविधान के लिए. द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट, दूसरा कारण कि हम आज भी इसको क्यों फॉलो करते हैं वो ये है कि असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. ये जो संविधान सभा के जितने भी लोग थे 299, तो ये सारे लोग अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे. देयर वर नो UAF एट द टाइम. उस समय पर कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था. सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल. इसीलिए लोगों ने अपने लीडर्स को नहीं चुना था, बल्कि it was elected mainly by the members of existing provincial legislatures that we mentioned above. लेकिन इसको किन लोगों ने चुना था? मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि उस समय पर प्रोविंशियल अलग अलग जो 11 प्रोविंस हुआ करती थी, 11 जो प्रांत हुआ करते थे, उनकी जो विधायिकाएँ थी, उनकी जो लॉ मेकिंग बॉडी के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने इनको चुना था. दिस एंश्योर ए फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारे देश के हर हिस्से में से रिप्रेजेंट करने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर जगह मिली. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और इस असेंबली में सबसे ज़्यादा लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, जो पार्टी हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा रोल निभा रही थी. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन.
लेकिन सिर्फ कांग्रेस के ही जो लीडर्स हैं उनको ही डोमिनेट ना रखा जाए, उनकी ही इंटरेस्ट को आगे ना रखा जाए, इसीलिए द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स। असेंबली में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस के साथ सहमति नहीं रखते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। अगर सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो असेंबली में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग ऑक्यूपेशंस को फॉलो करने वाले लोग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड, अगर संविधान सभा को यूएएफ के द्वारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करके भी चुना जाता तो इतना अच्छा कंपोजिशन कभी नहीं हो सकता था जैसा इसमें मिला। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली जिस तरीके से संविधान सभा ने काम किया वो अपने आप में हमारे संविधान को एक सहमति देती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक, हमारी संविधान सभा ने एक सिस्टमैटिक, एक ओपन तरीके से और एक सबकी सहमति पूर्ण तरीके से इन्होंने काम किया। फर्स्ट कैसे किया, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए, वर्ड डिसाइडेड इनको, और इन ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को रखा गया जिसके ऊपर सभी लोग सहमति दिखा रहे थे। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय, फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया हमारे संविधान का और उसके ऊपर काफ़ी बार डिस्कशन हुआ। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस, कई बार इन हर एक जो क्लॉज इसमें रखा गया है, हर क्लॉज के ऊपर कई बार डिस्कशन हुआ। मोर देन 2000 अमेंडमेंट, उस समय पर 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट का मतलब होता है नई चीज़ों को ऐड करना, नए कानूनों को ऐड करना, नए रूल्स को ऐड करना। लगभग 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स कंसिडर की गई। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, 3 सालों में लगभग 114 दिन तक इन्होंने बार बार इसके ऊपर मीटिंग्स की। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड, हर जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर रखा गया और हर शब्द जो वहाँ पर बोला गया संविधान सभा में, हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, उस हर एक वर्ड को, हर एक डिबेट को प्रिजर्व करके रखा गया है, रिकॉर्ड करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसको क्या कहा जाता है, संविधान सभा में जो भी बहस हुई है, जो भी चर्चाएं हुई हैं, उन सबको रखा गया है। व्हेन प्रिंटेड, जब इनको प्रिंट कराया गया तो ये जो डिबेट थी 12 आर इन 12 बल्कि वॉल्यूम, बहुत बड़ी बल्कि वॉल्यूम्स एक बुक के तौर पर इनको अभी तक रखा गया है। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न, ये जो डिबेट हैं ये हमें बताती हैं कि जो भी प्रोविज़न, हर एक जो प्रोविज़न संविधान में रखा गया है, दीज आर कि उसके पीछे क्या तर्क रखा गया है। कोई भी चीज़ को सिर्फ यूं ही ऐड नहीं कर दिया गया, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है और वो कारण कितना सही है वो सारी बातें वहाँ पर उस डिबेट्स में हमको पता चलती हैं। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको यूज़ किया जाता है कि हमारे संविधान का सही मायने में जो मतलब है वो सामने रखने के लिए। दैट्स इट।